हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसएसी। तो बेसिकली यार आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स एंड कैलकुलस का लेक्चर नंबर 10। बहुत टाइम बाद वेक्टर्स एंड कैलकुलस के ऊपर कोई वीडियो डाल रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो मेरी शायद लास्ट वीक आई थी, बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आज हम स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। तो बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट सेम बात होती है। थोड़ा सा क्विक रिवाइज बता देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में मैंने ये सिखाया था कि अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए, कोई एक वेक्टर है बी, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो होता है ए बी कॉस थीटा। That is A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B, and theta is the angle between vector A and vector B। और उसके ऊपर काफी सारे सवाल किए थे, और एक सवाल था जो मुझे कराना था। एक बार मैं आपको सवाल करा देता हूँ। बेसिकली जैसे ये जो सवाल है, ये जेई मेंस के बहुत फेवरेट सवाल है। जेई मेंस के बहुत फेवरेट सवाल है। क्या है कि अगर मैं बोल दूं लेट सपोज ए वेक्टर है मेरे पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप, एंड बी वेक्टर है मेरे पास, क्या है बी वेक्टर, अल्फा आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप। और उसने बोल क्या रखा है, उसने बोल रखा है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो फाइंड फाइंड मैंने कहा क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है बेसिकली अल्फा। तो कैसे करेंगे बेसिकली, तो यार बोला क्या है समझना, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अल्फा कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है इसे करने का, देखो हमें पता है अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो बस वही कर दो, मतलब कि आंसर आ जाएगा एक लाइन में। बस हमें एक चीज करनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। लास्ट लेक्चर में ये चीज बहुत डिटेल में सिखाई थी मैंने कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जैसे ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री है, इनके बीच का एंगल कितना है 90। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो होगा ए बी कॉस 90, कॉस 90 होता है जीरो, उस कारण से पूरा वेक्टर जीरो बन जाएगा। तो अब ये चीज बहुत ही डिटेल में समझाई थी, तो अब मुझे नहीं लगता इसमें उतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। डायरेक्ट करते हैं ए डॉट बी। देखो टू देख आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे के जे को और के आपस में के को, ठीक है। तो 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 और प्लस प्लस प्लस, और देखो 4 के क्या 5 के क्या कितना होगा, 4 5 जा 20 बराबर में जीरो, ठीक है। तो यहां से अल्फा कितना आ रहा है, तो देखो 2 अल्फा बराबर, देखो 20 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 20 में से 6 जाएगा 14 आएगा। तो 14 अगर आएगा तो इधर जब चला जाएगा माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपस में कट गए तो अल्फा आ गया माइनस का 7। तो इस प्रकार से बेसिकली ये सवाल पूछे जाते हैं और आपको बहुत आराम से ये सवाल करने होते हैं। बहुत सिंपल सवाल होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो अब आती है हमारे सामने एक अगली वेराइटी। अगली वेराइटी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट अगर आप सीख लोगे तो आप किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो। मतलब कभी भी सवाल आए कि आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम डजंट मैटर, बट हमारे पास अगर दो वेक्टर है और हमसे बोला जाए कि यार इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, क्या बोला जाए, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। तो पहले हम उसका कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। या मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स में मेरी बात बहुत गौर से सुनना, पूरी फिजिक्स में कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो आप इस तरीके से करना, बहुत इजी तरीका है। वैसे क्रॉस से भी निकल जाता है लेकिन डॉट बेस्ट होता है। क्या करना है समझना, हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है सर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। जहां पे ये ए वेक्टर का मॉड, ये बी वेक्टर का मॉड। तो अगर मैं कॉस थीटा यहां से निकाल लूं मेरे भाई, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। मतलब बेसिकली, ठीक है, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर के मॉड को आप सिंपल ए बी भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मुझे दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो मैं इसका जुगाड़ लगाऊंगा कि कॉस थीटा को बराबर कर दूंगा ए डॉट बी बटे ए बाई ए इंटू बी, ठीक है। मतलब ये बोल रहा हूं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो आप cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से आपके दो वेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं चाहता हूं आप इस चीज को नोट करो, क्या कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी cos थीटा। तो cos थीटा एंगल होगा इनके बीच का, ये क्या आ जाएगा ए डॉट बी बटे ए बी, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हेल्प से आप इसमें बेसिकली एंगल निकाल सकते हो। मैंने कहा कैसे निकाल सकते हैं, बोले सर एंगल निकालना है मतलब आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने कहा बहुत समझदार हो, बिल्कुल यही फाइंड करना है। तो आप बोलोगे ए डॉट बी निकाल दो। मैंने कहा ए डॉट बी कितना आ जाएगा, तो सर ए डॉट बी आ जाएगा 3 प्लस 4 4 जा 16, दैट इज 19, ठीक है। ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 4 4 जा 16 19। ये चीज मैं सिखा चुका हूँ।
तो जैसे ही a डॉट बी 19 आ गया तो हमें पता है a डॉट बी होता है सर a p cos थीटा। अब आप ना इसको बार बार मत लिखो, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो यहाँ से कि cos थीटा होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे a वेक्टर इंटू b वेक्टर का मॉड। ठीक है, ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a b cos थीटा, तो cos थीटा आ गया a डॉट b बाई a b। हम डायरेक्ट इस चीज का आपसे इस्तेमाल करेंगे एज अ रिजल्ट। ठीक है, हम हमेशा इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो आप क्या बोलोगे सर cos थीटा जो होगा ना, मैंने कहा हाँ यार cos थीटा जो होगा वो a डॉट b के बराबर होगा। a डॉट b की वैल्यू अभी आप निकाल चुके, दैट इज 19 अपॉन में a का मॉड इंटू b का मॉड। मैंने कहा यार यहां से आप a वेक्टर का मॉड निकाल लो। मैंने कहा a कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इसका कर दो अंडर रूट 16 और ये 70। मैंने कहा यहां से आप बी वेक्टर का मॉड निकालना। तो जब आप बी वेक्टर का मॉड निकालोगे, समझना, जब आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो आप बोलोगे आई से पहले 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो 9 कर दिया, प्लस प्लस था तो प्लस 4 का स्क्वायर कर दो 16 16 और अंडर रूट। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर कोई वेक्टर है ए आई कैप प्लस का बी जे कैप, है ना, अगर कोई वेक्टर है टी वेक्टर मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, मैंने बोला कि पी वेक्टर का मॉड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप क्या करते थे आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते थे प्लस जे बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते थे और अंडर रूट ले लेते थे, तो ये होता था इनका मैग्नीट्यूड। बस इसी छोटे से कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है सर। तो यहां से कितना आ गया 16 9 25 25 5, तो बेसिकली ये बी वेक्टर का मॉड आ गया 5। तो आप क्या बोलोगे बी वेक्टर का मॉड आ गया 5। ठीक है, तो cos थीटा होता है a डॉट बी जिसकी वैल्यू 19 थी और a इंटू बी, a डॉट बी अपॉन में ए बी, तो a आ गया b आ गया 5, a आ गया रूट 17, तो ये आ जाएगा 5 रूट 17। तो दिस इज योर cos थीटा। लेकिन उसने बोला था एंगल बताना, एंगल मतलब थीटा की वैल्यू जाननी है, तो यहां से आप थीटा क्या बोलोगे, थीटा आप बोलोगे cos इनवर्स 19 अपॉन 5 रूट 17। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको, अगला सवाल करते हैं। तो अब जैसे ये दोनों सवाल है हमारे पास, मैंने कहा हाँ सर ये दोनों सवाल है, इसमें भी वही है कि फाइंड थीटा। थीटा मतलब बेसिकली एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर्स के बीच का। जैसे एक सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर पहला, ये दूसरा हो गया और ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, थीटा यानी कि इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सर cos थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए बी। मैंने कहा बहुत शानदार, तो उसके लिए पहले ए डॉट बी फाइंड कर लो। तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बोलोगे, यहाँ से सर 3 2 जा 6 हो जाएगा, मैंने कहा हाँ यार, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, मैंने कहा बहुत शानदार, 5 6 जा 30 हो जाएगा, बोले ठीक है। तो 30 और 6 हो गया 36, 36 और 10 होता है 46 और उसमें 2 जोड़ दो 48। तो बेसिकली ए डॉट बी आ गया 48। ठीक है, इनको ऐड करके 48। मैंने कहा ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हो जाएगा, आई से पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, जे से पहले 4 है तो 16 हो गया, और के से पहले 5 है तो उसका स्क्वायर 25 हो गया। 16 9 होता है 25, 25 25 हो जाएगा मेरे भाई 50। बोले बहुत शानदार। ठीक है, और इसका ले लो तुम अंडर रूट, तो ये हो जाएगा रूट 50। मैंने कहा ये डी वेक्टर का मॉड कितना होगा, तो आप बोलोगे आई से पहले 2 है, इसका स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, 9 और 4 13 है ना, और 13 36 में 10 जोड़ दो 46 हो जाएगा, 46 में 3 जोड़ दो 49 हो जाएगा, 49 यानी कि 7 बाहर आ गया। तो ये हो गया बेसिकली यार। तो यार अब मुझे तो बेसिकली एंगल फाइंड करना है, तो अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा सवाल करूंगा, यहाँ नीचे कर देता हूँ। तो cos थीटा बराबर a डॉट बी, तो a डॉट बी आ गया 48, मैंने कहा हाँ यार 48, a इंटू बी, तो a आ गया सर 7 इंटू बी आ गया सर रूट 50। तो आप क्या बोलोगे 7 6 जा 42 होता है ना, हाँ, तो यही है आपका आंसर। तो अगर मैं थीटा बोलूं तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 48 अपॉन में 7 रूट 50। रूट 50 को भी आप बाहर निकाल सकते हो। मैंने कहा रूट 50 को बाहर कैसे निकालेंगे, तो आप बोल सकते हो कि सर 50 कैल्सियम ले लो। मैंने कहा ठीक है, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, मतलब 5 रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप 5 रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, काम करते हैं। तो रूट 50 था ये, ठीक है, तो रूट 50 को मिटाकर मैं यहाँ 5 रूट 2 लिख लेता हूँ। तो 7 इंटू 5 रूट 2। ठीक है, अभी भी ज्यादा खैर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो थीटा आ गया हमारे सामने cos इनवर्स 48 अपॉन में 5 7 जा 35 रूट 2। तो ये है इसका आंसर। अब सिमिलर तरीके से ये वाला सवाल है, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे भी वही सेम चीज करेंगे। मैंने कहा क्या करेंगे,
सर वही है कि सबसे पहले मैं ए डॉट बी निकालूंगा। स्टेप्स आप याद कर लो। जब भी मुझे जीवन में दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और उनका सेपरेटली मैग्नीट्यूड निकाल लो, कहानी खत्म। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी वन वन जा वन, और ये प्लस माइनस माइनस वन, और प्लस माइनस माइनस के कैप का कोएफिशिएंट वन, इधर भी कोएफिशिएंट वन, वन वन जा वन। तो ये वन वन हो जाएगा, बेसिकली ये कट गया, माइनस वन आ गया। अगर मैं ए वेक्टर के मॉड के बारे में बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट थ्री आ गया। डी वेक्टर का मॉड अगर मैं पूछ लूं कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये भी रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लो ना यार, खुद पता लग जाएगा, है ना। ये आई का कोएफिशिएंट वन है तो वन का स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर, प्लस के का कोएफिशिएंट भी माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर, और इसका कर लो रूट, तो रूट थ्री तो आ रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, रूट थ्री ही आ रहा है। तो यार ये हो गया, मैंने कहा बहुत शानदार। ए वेक्टर का मॉड भी, ये ए डॉट भी सब निकल गया। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ए डॉट बी जो कि माइनस वन है बटे ए का मॉड इंटू बी का मॉड। तो रूट थ्री थ्री हो जाएगा, तो मैं इधर थ्री लिख देता हूँ। तो कॉस थीटा कितना आ रहा है मेरे भाई, माइनस वन बाई थ्री। तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट, सॉरी माइनस वन बाई थ्री। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लो, एक बार ये सवाल जरा ट्राई करना। चलो करो एक बार, करो 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 जल्दी। हो गया। अब देखो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे। मैंने कहा क्या सर, मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ये वन और माइनस वन दैट इज जीरो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया जीरो। अगर भाई मेरे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही मेरा जीरो आ गया तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, निकाल लेते हैं यार, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। ए का मैग्नीट्यूड आ गया रूट टू, बी का मैग्नीट्यूड आ गया रूट टू। ठीक है, और अभी मुझे पता है, हो सकता है दिख ना रहा हो, 2 मिनट वेट कर लो। कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी बटे ए बी का मॉड, तो जीरो ही आ गया। समझे, देख ये ए था ये बी था, आप सॉल्व करो आपको पता लग जाएगा, इसका आंसर जीरो ही आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार देख लो यार इसको। और अरे यार ये तो कॉस थीटा जीरो आ रहा है ना, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। जीरो अपॉन टू कितना होता है, जीरो। तो यानी कि जो हमारा कॉस थीटा है वो जीरो आ रहा है। अच्छा, कॉस थीटा जीरो आने का क्या मतलब है, ठीक है, कॉस थीटा जीरो आने का क्या मतलब है, कॉस थीटा जीरो आने का मतलब है थीटा 90 डिग्री होगा, और वो थीटा ही पूछ रहा था इस सवाल में, तो इधर आप लिख लो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये देखो थीटा कितना आ गया 90, क्योंकि कॉस थीटा क्या था, जीरो था। कॉस थीटा का जीरो होने का मतलब क्या हो गया, थीटा 90 डिग्री है। बोलो इतना क्लियर हो रहा है या नहीं, बताओ। क्लियर हो रहा है या नहीं, बताओ। अब जैसे ये सवाल है, ए वेक्टर थ्री आई कैप फोर जे कैप फाइव के कैप है, और बी वेक्टर सिक्स एट और टेन आई जे के साथ है, तो इनके बीच का एंगल निकालना है। ये आप खुद करोगे, ये मैं नहीं कराने वाला। ये हो गया आपका डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला आर्टिकल स्टार्ट होता है कि हमारे पास दो वेक्टर है। मैंने कहा हाँ सर, तो हम कैसे फाइंड करें कि वो दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब अब हम सीखेंगे कि दो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है कैसे पता करें। मैंने कहा कैसे पता करें, बोले बहुत इजी है। मैंने कहा समझो, मान लो मैं बोल दूं आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है सर, वो आ गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मैंने कहा ठीक है, क्लियर है इतना। मैंने कहा हाँ। एक वेक्टर है बी, वो आ गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। बोले ठीक है सर। एक वेक्टर है मेरे पास ए, एक वेक्टर है मेरे पास बी। मैंने कहा हाँ, हमें फाइंड करना है कि ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। ये आप कैसे पता करोगे। मैंने कहा कैसे पता करेंगे। मैंने कहा समझ, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो आपको करना क्या है, कंसेप्ट बस इतना सा है, अगर ए एक्स अपॉन में बी एक्स का रेशियो, ठीक है, बराबर आ जाए ए वाई अपॉन में बी वाई के रेशियो के, बराबर आ जाए ए जेड अपॉन में बी जेड के रेशियो के, और ये बराबर आ जाए किसी किसी एन नामक इंटीजर के। क्या बोला मैंने ये बोला, अगर 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 मैं ग्रीन पेन ले लेता हूं, अगर ए एक्स अपॉन में बी एक्स का रेशियो बराबर ए वाई अपॉन में बी वाई का रेशियो बराबर ए जेड अपॉन में डी जेड का रेशियो, ये तीनों रेशियोज आपस में बराबर आ जाए और ये किसी एन इंटीजर के बराबर आ जाए, तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल है। अब सर इसमें भी हम ये कैसे बताएं कि ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो इसका कंसेप्ट समझो। अगर मेरे भाई एन पॉजिटिव हो गया, अगर मेरे भाई एन पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर एन नेगेटिव हो गया, मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब कि ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। बहुत शानदार। मतलब कि अगर सर इतना सा कंसेप्ट है बस,
ठीक है। अगर n पॉजिटिव तो a वेक्टर b वेक्टर पैरेलल होंगे, और अगर n नेगेटिव तो a वेक्टर और b वेक्टर क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा समझो कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अगर ax बाई bx, ay बाई by, az बाई bz, इन सबका रेशियो बराबर आ जाए n के, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि या तो ये पैरेलल होंगे या तो ये एंटी पैरेलल होंगे। कैसे पता चलेगा? अगर n पॉजिटिव तो पैरेलल, अगर n नेगेटिव तो एंटी पैरेलल। अब करते हैं इस पे सवाल। जैसे कि मेरे भाई मैंने आपके सामने दो सवाल रखे हैं, तो इसमें पहले वाले सवाल को देखो, ए वेक्टर दे रखा है ये, बी वेक्टर दे रखा है ये, तो अगर आप ए एक्स और बी एक्स का रेशियो देखो तो ये आ रहा है 3/6, ये आ रहा है 4/8, ये आ रहा है 5/10, और ये सब किसके बराबर है, 1/2 के। समझ में आ रहा है? ये सब किसके बराबर है, 1/2 के। 3/6 भी 1/2 होता है, 4/8 भी 1, अरे काट लेना, 1/2 आ रहा है। तो जैसे ही ये 1/2 आया और ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो मैं बोल दूंगा कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है आपस में, पैरेलल। तो पहले वाले केस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पहले वाले केस में दोनों वेक्टर क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गए, ये पैरेलल का साइन है। मैंने कहा बी वाले को देखो, तो सर ये हो जाएगा 4/12, ये बराबर आ रहा है 6/18 के, और ये किसके बराबर आ रहा है, 1/3 के, है ना। इन सबका रेशियो, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आ रहा है, 1/3 के। तो इसका क्या मतलब है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपस में क्या है मेरे भाई, पैरेलल है। पहले आप इतना नोट करो। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूँ कि ए वेक्टर लेट सपोज दे दूं 3i माइनस 4j प्लस का 5k, ठीक है। और बी वेक्टर में आपको दे दूं, बी वेक्टर क्या दे दूं, -6i, ठीक है, प्लस 8j माइनस 10k। मैंने कहा आप मुझे ये बताओ कि क्या ये वेक्टर्स पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल या कुछ नहीं। अच्छा ये भी याद रखना, अगर अगर n की वैल्यू पॉजिटिव तो पैरेलल, n की वैल्यू नेगेटिव तो एंटी पैरेलल, ठीक है। लेकिन अगर n आया ही नहीं, मतलब ax अपॉन में bx, ay अपॉन में by, az अपॉन bz, इनका रेशियो ही आपस में बराबर नहीं है, तो वो कुछ नहीं है, ना पैरेलल ना एंटी पैरेलल है ना। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ये वाला सवाल देखते हैं पहले हम, तो ये आ रहा है सर 3/-6, ये आ रहा है -4/8, ये है सर 5/-10। मुझे तो ये तीन रेशियो बराबर दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इक्वल टू डाल दिया, ये -1/2 के बराबर है। तो ये सारी के सारी रेशियो किसके बराबर है मेरे भाई, -1/2 के बराबर है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सर यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल। समझ ले एक बार, समझ समझ समझ। मान ले एक वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनको ऐसे दो लाइन खींचे, मतलब पैरेलल है ना, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे। अगर मान ले ऐसे तू शो करता है कि एक में एरो ऊपर एक में एरो नीचे, क्या, एक में एरो ऊपर एक में एरो नीचे, तो ये एंटी पैरेलल का साइन होता है। इसको भी आप लिख देना कि ये होता है हमारे पास साइन ऑफ एंटी पैरेलल, ठीक है, SOA, मतलब अपने शब्दों में ये चीज आप मेंशन कर लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारा, अरे आज हम पूरा वेक्टर एंड कैलकुलस निपटा देंगे भाई, पूरा ऊपर से नीचे तक, जैसे कल से मोशन इन स्ट्रेट लाइन, असली वाला मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो सके। तो सर ये सब क्या था, ये सब बेसिक था फिजिक्स में जो यूज होगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज और इंटरेस्ट वाले जो जो सबसे मजेदार पार्ट है वो तो भैया नेक्स्ट लेक्चर पे। अब जैसे हमारे सामने ये वाला सवाल है, ठीक है, ये लास्ट सवाल है, फिर हम इस आर्टिकल को भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। और बहुत सिंपल है यार, इस पे ज्यादा सवाल ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और करने भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये तो यार कोई भी कर लेगा, है ना। जैसे होते हैं ना गुणा भाग वाली चीजें चल रही हैं, तो बहुत बेसिक है, मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जैसे ये वाला देखो, मैंने बोला यार ए और बी वेक्टर पैरेलल है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंटी पैरेलल है, सी ऑप्शन नन, और डी ऑप्शन ऑल। डी ऑप्शन तो नहीं होगा, या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे। नन हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। देख लेते हैं। मैंने कहा ये 2/4 है, ये है 3/6, और ये है -4/8। अरे यार माइनस ऊपर नीचे एक ही बात होगी, तो सर ये आ गया हमारे पास 1/2। 3/6 भी होता है 1/2, लेकिन सर ये तो -1/2 है, तो ये हो गया काट के 1/2, ये हो गया काट के 1/2, तो ये दोनों तो बराबर हैं। लेकिन सर ये तो बराबर नहीं है ना, मैंने कहा एग्जैक्टली, क्योंकि -1/2 है। तो सर इसका मतलब कि इतना आपस में पैरेलल है, इतना पैरेलल है, क्या ऐसे नहीं बोलते। दो वेक्टर थे, इनके सारे रेशियोज बराबर नहीं आए, ये दोनों तो आ गए, ये वाला रेशियो, लेकिन ये नहीं आया, तो हम बोलेंगे ना ही ये पैरेलल है ना ही ये एंटी पैरेलल है, ये तो नन है सर। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपका आंसर मैच कर गया होगा। तो अब बेसिकली आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक लास्ट बार मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने कहा सुन मेरे भाई, सुन, तेरे पास दो वेक्टर है, मैंने कहा हाँ, एक है ए वेक्टर एक है बी वेक्टर, हमें बताना है कि क्या ये वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या नहीं। तो अगर, गौर से समझना मेरी बात, अगर अगर ax बाई bx, ay बाई by, az बाई bz
इनका रेशियो बराबर आ जाए किसी n के, और अगर n की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये पैरेलल होंगे, अगर n की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये एंटी पैरेलल होंगे। लेकिन अगर इनका आपस में रेशियो ही बराबर नहीं आया तो ये ना ही पैरेलल की कैटेगरी में आएंगे ना ही एंटी पैरेलल की कैटेगरी में आएंगे। तो उम्मीद है आपको इतना तो मजा आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो याद है आपको जब मैंने आपको वो यूनिट वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कुछ चिड़िया वाले सवाल हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, तो अब वो बाद वाला टाइम आ गया। लेकिन अभी ये ऊपर वाले सवाल को इग्नोर मारो, ये वो चिड़िया वाला सवाल नहीं है, दूसरा सवाल है। लेकिन अभी आप उस चीज को इग्नोर मारो, अभी मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ जो आपको कैच करना है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा समझिए। अगर कभी भी आपके सामने एक सवाल है कि कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन, ठीक है, और वो वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक है, मान लो कोई वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है, ये ऐसे, तो वो वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 20 है या 7 है या 8 है, और बोला जाए तो उस वेक्टर को बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हो सकता है मेरे ओरल बोलने से दिक्कत हुई हो, एक बार मैं जरा लिख के बताता हूँ तब आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं इस टाइप के सवालों को करने का, ठीक है। आप कंसेप्ट पकड़ना एक ही बार में समझ जाओगे अगर आप फोकस होकर समझोगे। बोले कि सर एक वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, उस वेक्टर के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि वो वेक्टर जो भी है उसका मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन। तो यार एक काम कर लेता हूँ, उस वेक्टर को ना कुछ मान लेता हूँ। मान लो वो कोई वेक्टर टी है, ठीक है, मान लेते हैं वो कोई वेक्टर क्या है मेरे भाई, टी है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7 न्यूटन। बस मुझे इतना इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसका मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन है, टी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन है। अच्छा, और हमें ये बोल रखा है कि टी, ठीक है, टी वेक्टर की, ठीक है, चलो मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ। ये थोड़ा डिजाइन बनाने के लिए ग्रीन पेन सही होता है, लेकिन पढ़ाने के लिए यार ग्रीन पेन उतना उचित नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझना, कभी भी तुमसे ऐसा सवाल आ जाए कि सर हमारे पास ना कोई वेक्टर है, लेट सपोज हमारे पास कोई टी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन, ठीक है, और हमें क्या बोल रखे हैं, टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन है, और टी वेक्टर, ये तो वेक्टर का साइन से ही पता लग गया, टी वेक्टर की दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन, ठीक है, मान लो ए वेक्टर की तरफ है, और उसने सवाल में ए वेक्टर गिवन कर दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप का कभी भी सवाल है, आप बस कंसेप्ट पे फोकस करना, ठीक है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें सवाल में उसने बोला है, अभी ये सवाल मैं यहाँ लिख के लाया हूँ तो वो तो मैं समझाऊंगा, पहले आप यहाँ समझो, ये नोट नहीं करना है, ऊपर वाला नोट करना है। हमें बोला गया है कि कोई वेक्टर है पी, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 7, और पी वेक्टर की दिशा है ए वेक्टर की तरफ, मतलब पी वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो पी वेक्टर फाइंड करो, तो पी वेक्टर फाइंड करो आई कैप जे कैप की टर्म्स में। अगर ऐसा सवाल कभी भी है तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, मैंने कहा सर समझो, जो पी वेक्टर है ना सर, मैंने कहा हाँ, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 7। अब हमें पता है किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। मतलब कि कोई भी वेक्टर जो है, मान लेते हैं कोई भी वेक्टर पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और पी वेक्टर का इनटू में उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। इस प्रकार से किसी वेक्टर को लिखा जाता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर को ऐसे ही लिखा जाएगा ना, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा इनटू उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। मैंने कहा हाँ, तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दो कि सर यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि पी वेक्टर है, कोई वेक्टर वेक्टर है ना सर, तो वेक्टर मतलब इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वो तो सवाल में दे रखा है, तो वो है 7, और इसके कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन है ए वेक्टर की तरफ, ए वेक्टर की तरफ। और हमने आपको सिखाया था किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से निकालते हैं, तो ए वेक्टर की तरफ एक यूनिट वेक्टर होगा जो आपको ए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो वो जो पी वेक्टर है वो भी तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो उसी यूनिट वेक्टर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो यानी कि एक एच से, ठीक है, तो आपको पी वेक्टर पता लग जाएगा। ये है कंसेप्ट बेसिकली। बोलो समझ में आया क्या, कि सर हमारे पास कोई वेक्टर है 7 न्यूटन का, और वो जो वेक्टर है वो ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में। अब ए वेक्टर की डायरेक्शन का कैसे पता लगेगा, तो लिख लो इस चीज को साफ साफ शब्दों में, डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर से पता लगता है। तो ए वेक्टर की तरफ एक यूनिट वेक्टर होगा जिसको मैं बोलूंगा ए कैप, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर की तरफ का यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो वो ए कैप होगा। तो पी वेक्टर कैसे निकालेंगे, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू पी वेक्टर की डायरेक्शन, पी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की ही तरफ है, तो ए वेक्टर का यूनिट कैप चिपका दो। तो ये है बेसिकली पूरा कंसेप्ट। नाउ पी वेक्टर आपका निकल गया, मैग्नीट्यूड भी पता लग गई और ए कैप यानी कि उसकी डायरेक्शन भी पता लग गई। नाउ दिस इज होल कंसेप्ट। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप इस सवाल को क्रैक कर ले जाओगे, ठीक है। मैं इस सवाल को खुद करा रहा हूं तो एक बार गौर से देखना, ठीक है। अगर ऊपर नीचे भी थोड़ा हुआ होगा ना समझने में, तो सवाल से तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा।
थोड़ा फील करोगे ना खुद समझ आ जाएगा। चलो अब मैं सवाल करा देता हूँ। तो उसने बोला है कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, और वो जो वेक्टर है वो पैरेलल है ए वेक्टर के। तो हमें बोला है फाइंड वेक्टर, फाइंड वेक्टर कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, और वो वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के पैरेलल है। अब समझ, ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो वो भी उसी के खोपड़ी पे चढ़ के ऐसे जा रहे हैं। मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। जैसे ये मेरी परछाई दिख रही है ना, तो ये मान लो परछाई ए वेक्टर है और ये मेरा हाथ है, वो दूसरा वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 20। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब दोनों सेम दिशा में मूव कर रहे हैं, ऐसे देख, है ना, ऐसे समझ में आ रहा है ना, दोनों वेक्टर की दिशा सेम है। मैंने कहा पैरेलल होने का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पैरेलल की जगह अलोंग भी लिख सकता है, ठीक है, कि वो जो दूसरा वेक्टर है वो अलोंग टू ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर की तरफ है, कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है वो। बोले ठीक है, तो मान लो सर वो जो वेक्टर है उसको कोई नाम दे देते हैं पी वेक्टर बोलते हैं। तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 20 न्यूटन। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, और पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर की तरफ है। तो ए वेक्टर की तरफ, ए वेक्टर की तरफ डायरेक्शन निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो ए वेक्टर का। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं। मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल रहा था। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर लिखो और इसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -8 का स्क्वायर 64, और इसका कर दो अंडर रूट। तो ये आ गया ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब पी वेक्टर फाइंड करने को बोला था उसने, तो पी वेक्टर क्या हो जाएगा सर, मैग्नीट्यूड आ गया 20 इंटू डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये हो गई 6 आई कैप -8 जे कैप बटे, इसको आप सॉल्व कर लो, 6 4 10 को 0, एक कैरी 6 3 9 10, तो ये हो गया √100, ये हो गया √100 यानी कि 10, 10 आ गया। तो सर ये हो गया आपका पी वेक्टर। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो सर ये हो गया 10 2 जा 20, तो 2 6 जा 12 आई कैप प्लस 2 8 जा, नहीं सॉरी माइनस आएगा, -2 8 जा 16 जे कैप। ठीक है, आपने क्या किया, आपने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड सॉरी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको वेक्टर पता लग गया। बोलो इतना क्लियर है। तो यानी कि पी वेक्टर फाइनली हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आएगा। अगर हल्का सा भी डाउट फील हो रहा है तो वीडियो पीछे करके देख लो। अब जैसे एक सवाल है, लेट सपोज मैं एक सवाल बनाता हूँ यहाँ पे, फाइंड अ वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर फाइंड करने, विच हैज मैग्नीट्यूड 2 इज 2। एक वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 2 है एंड इज अपोजिट टू वेक्टर क्यू, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो फाइंड द वेक्टर, या फिर फाइंड द अननोन वेक्टर। ठीक है, तो आप करो एक बार इस सवाल को, फाइंड द अननोन वेक्टर, ट्राई करके देखो एक बार, तो देखो क्या है। ठीक है, देखो हमें वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन। सर उस वेक्टर को कुछ नाम दे देते हैं। मैंने कहा क्या नाम दोगे, लेट्स सपोज क्यू वेक्टर बोल दिया, तो क्यू, अरे क्यू तो ऑलरेडी है यहाँ पे, सर उसको ना मैं कुछ और नाम देता हूँ। लेट्स सपोज वो जेड वेक्टर है, तो जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सर 2। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और जेड वेक्टर का, अब देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया इनटू इधर उसकी डायरेक्शन आएगी, और उसकी डायरेक्शन के बारे में उसने बोला है कि वो जो वेक्टर है ना वो अपोजिट है किसके, वेक्टर क्यू के। वेक्टर क्यू की डायरेक्शन के अपोजिट है। मतलब अगर अगर वेक्टर क्यू तुम्हारी तरफ आ रहा है तो वो अननोन वेक्टर मेरी तरफ आएगा। अगर वेक्टर क्यू इधर जाएगा तो वो अननोन वेक्टर इधर जाएगा। अगर वो किसी एंगल पे जाएगा तो उसके अपोजिट उसी एंगल पे आएगा। ठीक है, तो यानी कि उसकी दिशा क्या होगी, क्यू वेक्टर के अपोजिट। तो मैंने कहा समझ, क्यू वेक्टर की दिशा कैसे पता लगेगी, सर क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लो, दैट इज क्यू कैप, है ना। तो क्यू कैप क्या बताएगा, क्यू वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अगर आप माइनस लगा देते हो तो वो क्यू वेक्टर के अपोजिट वाली डायरेक्शन बताएगा। समझो, ए वेक्टर इधर है तो माइनस ए वेक्टर इधर होगा, क्यू वेक्टर तुम्हारी तरफ तो माइनस क्यू मेरी तरफ। तो ऐसे ही क्यू वेक्टर की डायरेक्शन अगर क्यू कैप थी तो माइनस लगाओगे तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी। बोले बहुत शानदार। तो यहां से हमें समझ में आ गया 2 मल्टीप्लाई, ये माइनस अपनी जगह, ठीक है, और ये क्यू कैप कितना हो जाएगा सर, वेक्टर कर लो पहले, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर लो। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। बोले कैसे, मैंने कहा माइनस अंदर भेज दे 2 के साथ, तो हो जाएगा हमारे पास -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप, और सबके डिवाइड में √3 है।
ठीक है, इस तरीके से आप ये सवाल करोगे। तो गाइस एक बार ये वाला सवाल देखिए, चिड़िया वाला सवाल है। ठीक है, देखिए क्या है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, इस सवाल को मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल मानता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, गौर से समझना क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक चिड़िया है। मैंने कहा हाँ सर हमारे पास एक चिड़िया है। उस चिड़िया की इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वो ए वेक्टर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, इनिशियल स्पीड ऑफ बर्ड इज 10 मीटर पर सेकंड अलोंग ए वेक्टर, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड का मैग्नीट्यूड दे रखा है। देख, उसकी स्पीड दे रखी है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, और वो ए वेक्टर की तरफ है, मतलब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं बोलूं चिड़िया की इनिशियल स्पीड कितनी है, सवाल में कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं बोलूं इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो इनिशियल स्पीड के ऊपर वेक्टर डाल दो, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप क्या बोलोगे सर, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर की तरफ है, तो ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू ये ए कैप होता है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनली यू कैप आ जाएगा हमारे पास। टू, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, 2 3 जा 6 आई कैप और 2 4 जा माइनस का 8 जे कैप। तो ये आ गया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चिड़िया। मैंने कहा हाँ। फिर उसने आगे क्या बोला है, नेट फोर्स जो चिड़िया पे लग रहा है वो 50 न्यूटन का है। मतलब वो जो नेट फोर्स चिड़िया के ऊपर लग रहा है, गौर से समझना, उसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन, लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है वो देखते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, मतलब कि अगर मैं फोर्स वेक्टर पूछूं तो मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन और वो बी वेक्टर की दिशा में है, यानी कि बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा बहुत शानदार। अब सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 50 गुणे बी कैप क्या हो जाएगा सर। मैंने कहा मेरे भाई बी कैप हो जाएगा 6 आई कैप, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, उनको सम कर दो तो ये हो जाएगा 100। तो 100 का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट। मैंने बेसिकली इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये सब कुछ आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया मैंने। तो आप क्या बोलोगे, फोर्स वेक्टर कितना आ गया सर। मैंने कहा 50 गुणे 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ठीक है, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है 50 इस पूरे से। तो यहाँ से रूट 100 हो गया 10, तो ये हो गया हमारे पास 10 5 जा 50 और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स वेक्टर फाइनली आपके पास आएगा 5 6 जा 30 आई कैप प्लस 5 8 जा 40 जे कैप। मतलब एक चिड़िया है मेरे भाई, गौर से समझ। चिड़िया की इनिशियल स्पीड आपको दे रखी थी 10 ए वेक्टर की तरफ, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी निकाली। फोर्स लग रहा था 50, मैंने कहा ठीक है। बी वेक्टर की तरफ, तो फोर्स वेक्टर आपने निकाल लिया। आपसे बोला है कि वेलोसिटी ऑफ चिड़िया बताओ। तो अब एक बात समझ, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है सर मास गुणे एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स है तो मतलब एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन जब भी होता है और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम चीजों को निकालते हैं। क्या बोला मैंने, अगर एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है सर, फोर्स आया है 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन में मास। तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मेरे भाई इस सवाल को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं स्क्रीन नीचे कर दूं, हाँ, आपको ये चीज बहुत प्यार से समझ में आ जाएगी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास। तो उसने बोला है चिड़िया का जो मास है वो 2 kg का है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर, 30 को 2 से डिवाइड कर हो जाएगा 15 आई कैप प्लस 40 को 2 से डिवाइड कर, दैट इज 20 जे कैप। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट कैसे, अरे भाई एक्स पे 15 है, वाई पे 20 है ना, किसी टाइम वाइम का फंक्शन नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये कांस्टेंट है। बोले हाँ सर, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप सॉल्व कर लो सवाल को। उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था चिड़िया की फाइनल वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, फाइन वेलोसिटी ऑफ बर्ड टी बराबर 14 सेकंड पे। तो आप क्या बोलोगे, सर देखो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन में v बराबर u प्लस ए टी होता है। मैंने कहा हाँ, तो v फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी आपने निकाली थी, वो आई थी ये 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है सर, अभी आप निकाल चुके हो, दैट इज 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ठीक है, इनटू कौन से टाइम पे आपसे पूछ रखी है वैल्यू, आपसे पूछी है कौन से टाइम पे,
तो आपसे पूछिए 14 सेकंड पे, तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई कर दो और ये सॉल्व कर लेना, जो भी होगा आपकी वेलोसिटी निकल आएगी। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको तो जरूर नोट कर लेना। तो मेरे हिसाब से आपको अभी तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं, उनको भी पढ़ा देता हूँ। जैसे अब हमारा अगला टॉपिक आता है मेरे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं। तो यार एक बात समझना, क्रॉस प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि मैंने कहा जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट करके कोई नंबर मिलता था, यानी कि कोई स्केलर क्वांटिटी मिलती थी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन सर क्रॉस प्रोडक्ट में आपने ये बताया था कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। मतलब एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो ए क्रॉस बी से अगर कोई सी वेक्टर मिल रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। डॉट में स्केलर क्वांटिटी मिलती थी रिजल्ट के तौर पे, लेकिन क्रॉस में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है एज अ रिजल्ट। दो चीजों का क्रॉस निकालोगे तो आपको एक तीसरी क्वांटिटी मिलेगी जो एक वेक्टर होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम वेक्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखना, मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले आप ये चीज आप नोट कर लो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है ये बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। सिमिलरली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता। ठीक है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। तो आपके मन में आना चाहिए कि तो फिर ये किसके बराबर होता है? तो आंसर है ए क्रॉस बी जो होता है मेरे भाई, वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। आप पहले इतनी बात नोट कर लो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, वरना पता चला कभी इसी में आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब बात आती है सर क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? सबसे पहले समझना, क्रॉस प्रोडक्ट के अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, मान लो मैं बोल दूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूं, डायरेक्शन को अभी भूल जाओ। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है सर, दैट इज ए बी साइन थीटा। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बोले ठीक है सर। अब गौर से समझना मेरे भाई, यहां पर क्या है, अगर आप बोलोगे सेकंड पॉइंट इसकी डायरेक्शन बताओ, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। सर कुछ क्लियर नहीं हुआ, कैसे निकालते हैं? मैंने कहा अभी समझाऊंगा, अभी तो समझाया भी नहीं। इसकी डायरेक्शन हमें इतना पता होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं। तो बोले कैसे? मैंने कहा समझ, ये है सर हमारे पास एक वेक्टर दैट इज ए, ये हमारे पास एक वेक्टर दैट इज बी। ठीक है, मैंने कहा ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, किसी एंगल पे। ठीक है, एंगल दिखाना चाहो तो दिखा दो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आएगा सर? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मान लेता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर आ गए। क्यों? क्योंकि आपने बताया दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो हमें एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि दो वेक्टर का मैंने क्रॉस किया ए और बी का, और उससे मुझे मिल गया एक नया वेक्टर दैट इज सी। हाँ सर, तो जो सी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो वो आप बताओगे राइट हैंड थंब रूल से। तो मैंने कहा राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? अपना राइट हैंड उठाओ, लेफ्ट मत उठाना, राइट हैंड, और उसमें क्या करो, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब है ए से बी की तरफ मूव करो। बी क्रॉस ए का मतलब होता है बी से ए की तरफ मूव करो, लेकिन हम ए क्रॉस बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए से बी की तरफ मूव करो। ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ मूव करो। अपना राइट हैंड पकड़ो और ए से बी की तरफ उंगलियां, ये जो ये वाली उंगलियां ना, 1 2 3 4 अंगूठे को छोड़ के ये वाली उंगलियां कर्ल करो। कहां पे? ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ कर्ल करो। तो ए से बी की तरफ जैसे ही आपने कर्ल किया अपनी उंगलियों को, मतलब घुमाया, तो अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है ना, इसका मतलब जो सी वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन होगी बाहर की ओर। बाहर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि याद रखना कि एक होती है ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, और एक होती है ये वाली डायरेक्शन। सर्कल के अंदर क्रॉस बना दिया, और एक होता है सर्कल के अंदर डॉट बना दिया। इसका मतलब होता है कि डायरेक्शन जो है वो है परपेंडिकुलरली इनसाइड, और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटसाइड।
ठीक है, इसका मतलब कि जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली अंदर की ओर है। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये बाहर की ओर आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलरली आउटसाइड। लेकिन अगर इसी पेन वाले वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की ओर होती तो हम बोलते परपेंडिकुलरली इनसाइड। तो ए क्रॉस बी से हमें एक नया वेक्टर मिला, सी वेक्टर। सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो ए से बी की तरफ उंगलियां मोड़ो, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है मतलब परपेंडिकुलरली आउटसाइड। अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस बार क्या करना है, इस बार बी से ए की तरफ उंगलियां मोड़नी है। तो जब आप बी से ए की तरफ उंगलियां मोड़ोगे तो अंगूठा अंदर की ओर जा रहे, तो हम बोलेंगे इसकी डायरेक्शन हो जाएगी सर, दैट इज क्या, अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो वो कोई सी वेक्टर मिल रहा है तो वो क्रॉस से हम अंदर की ओर शो कर देंगे। तो पहले तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे, क्या कि सर अगर इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो याद रखना उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि ए क्रॉस बी जो होता है वो आता है 0। कैसे सर, ये जो आप ने लिख दिया इसको आप प्रूव करके दिखाओ। मैंने कहा मैं इसको ऐसे प्रूव करता हूँ, आई क्रॉस जे कितना होगा। ठीक है, आई क्रॉस जे कितना होगा, बोले आई क्रॉस जे। सर समझना, आपने ये बताया क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें एक नया वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो आई क्रॉस जे से क्या होगा, आई क्या है एक्स एक्सिस, जैसे ये देखो आई क्या है एक्स एक्सिस, जे क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं आई क्रॉस जे बोलूं तो एक्स और वाई, एक्स से वाई की तरफ उंगलियां मोड़ो, तो एक अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो जो वेक्टर की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। और मुझे साफ साफ समझ में आ गया सर कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो बाहर की ओर कौन होगा, जेड एक्सिस होगा। तो मतलब आई क्रॉस जे क्या देगा, जेड देगा। आई कैप क्रॉस जे कैप जेड कैप दे देगा। उम्मीद है आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड आई का 1 हो गया, इंटू जे का भी 1 हो गया, इंटू आई जे के बीच का एंगल कितने 90, तो साइन 90। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है मेरे भाई 1। साइन 90 होता है मेरे भाई 1। तो ये ओवरऑल 1 हो गया। अरे यार ये सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा लेकिन 1 भी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं आता। वो तब होता है जब दो वेक्टर 0 डिग्री पे हो, मतलब अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 आता है। वो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, तभी हो गई गलती। बट चलो ये चीज आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं आई जे क्रॉस के कितना होगा, जे क्रॉस के, जे कैप क्रॉस के कैप, तो आप बोलोगे सर जे वेक्टर, देखो मुझे इतना पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे एक नया वेक्टर मिलता है जो कि उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि सर अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैंने किया और मुझे सी वेक्टर मिला, तो सी वेक्टर जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा एंड सी वेक्टर जो होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दो वेक्टर का क्रॉस करते हो तो आपको जो नया वेक्टर मिलता है वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो एक बात बता, जे क्रॉस के क्या आएगा सर, वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है कोई, मतलब देखो एक वेक्टर है वाई एक्सिस पे, एक वेक्टर है जेड एक्सिस पे। ठीक है, दोनों का क्रॉस किया तो एक नया वेक्टर मिला जो वाई एक्सिस वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस वाले के वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो जे क्रॉस के से क्या मिलेगा सर, आई कैप मिल जाएगा, एक्स एक्सिस वाला वेक्टर। ठीक है, अरे यार एक बात बता, तुझे इतना तो पता है ना एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होती है, मैंने कहा हाँ सर, और तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, मैंने कहा हाँ सर। अगर तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो बात ही खत्म हो गई, यानी कि वाई एक्सिस के भी वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस के भी वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो कौन सा वेक्टर होगा जो वाई के भी परपेंडिकुलर है, जेड के भी परपेंडिकुलर है, सर एक्स। एक्स एक्सिस पे वो जो वेक्टर, इसका मतलब वो वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा। इतना क्लियर है। इसको ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस का क्रॉस अब जब भी निकालते हैं तो इसमें आपकी कभी गलती नहीं होगी, आप इस ट्रिक को फॉलो करो। बोले क्या सर, एक ट्रिक होती है, ठीक है एक ट्रिक होती है, मैं इसको मिटा के यहाँ पे वो ट्रिक बता देता हूँ। एक ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है, आई जे के, आई जे के, आई जे के, जितनी बार लिखना है उतनी बार लिखते जाओ। ठीक है, जितनी बार लिखना है उतनी बार लिखते जाओ।
आई जे के आई जे के आई जे के, ठीक है। अरे इतना भी डायलॉग क्यों मारना, डायरेक्ट करते हैं। ट्रिक क्या है, दो बार लिख लो, चलो आई जे के आई जे के, ठीक है। ये आपने लिख लिया आई जे के आई जे के, ठीक है। ये आई है, ये जे है, ये के है, ये आई है, ये जे है, ये के है। अब समझना, अगर मैं आई क्रॉस जे पूछूं ना, तो आई क्रॉस जे, देखो आई जे के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा है के, हाँ के कैप। और जो के है उसी को तो जेड एक्सिस बोलते हैं, तो वो भी गलत नहीं था, बट ज्यादा बेटर होगा अगर मैं के कैप लिखता। जे क्रॉस के कितना होगा, तो जे क्रॉस के कितना होगा सर, जे और के बाद मुझे आई दिख रहा है, तो इसका मतलब वो आई कैप हो जाएगा। बोले हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, के क्रॉस आई, तो सर समझना, ये रहा के, हाँ सर, ये रहा आई, हाँ सर, और के और आई के बाद जे आ रहा है, तो यहाँ पे जे कैप लिख दूंगा। मैंने कहा बहुत शानदार, उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सर लेकिन ये तो इजी बात हो गई। मैंने कहा हाँ, प्रॉब्लम तब आएगी अगर मैं आपसे बोल दूं कि जे क्रॉस आई कितना होगा। अब बताओ जरा मुझे, जे क्रॉस आई कितना होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जे क्रॉस आई। तो आप बोलोगे सर समझना, जे क्रॉस आई मतलब जे से आई की तरफ मूव करते हैं, ये रहा जे, ये रहा आई। सर जे से आई की तरफ मैं डायरेक्टली नहीं जा पा रहा। मैंने कहा क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि जे और आई के बीच में के आ रहा है, तो अगर कोई चीज बीच में आएगी तो आप उसको माइनस के बोल दोगे। क्यों, देखना, मैंने बोला जे क्रॉस आई बताओ, तो आप जे से आई की तरफ मूव करें, ठीक है, लेकिन जे से आई की तरफ मूव करने के बीच में के दिख रहा था, तो जो भी चीज अगर बीच में आएगी ना, तो उसको माइनस के साथ लिखेंगे। ओके, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे अगर मैं बोल दूं कि के क्रॉस जे बताओ, तो के क्रॉस जे के लिए आप क्या बोलोगे, सर के क्रॉस जे के लिए मैं ये बोलूंगा। मैंने कहा क्या बोलोगे, ये देखो सर, ये रहा के, ये रहा जे, तो के क्रॉस जे के बीच में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अरे हो सकता है थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, आई जे के आई जे के, तो मैंने आपसे क्या बोला, दोबारा मैंने लिख दिया है। मैंने बोला के क्रॉस आई के, सॉरी, के क्रॉस जे बताओ, तो आप बोलोगे ये रहा के, ये रहा जे, तो के और जे का अगर आप क्रॉस करोगे तो बीच में तो आई आ रहा है ना सर, तो अगर कोई चीज बीच में आएगी तो हम उसको माइनस आई के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब उसको हम माइनस के साथ लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से आप आई जे इनका आप बेसिकली क्रॉस निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, नोट करते हैं। मतलब सर आपने ट्रिक क्या बताई, एक बार दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। ट्रिक थी, हम लिखेंगे आई जे के आई जे के आई जे के, ठीक है, इस तरीके से लिखते जाओ। अब आपने जैसे ही ये लिख दिया, तो मैंने कहा कि यार आई क्रॉस जे बताओ कितना होगा, तो आपने बोला आई और जे के बाद के दिख रहा है ना, तो के कैप हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझको तो आप जे क्रॉस के बताओ कितना होगा, तो आपने बोला जे के बाद के आ रहा है, तो जे के बाद के आ रहा है, ठीक है, जे क्रॉस के, तो इसके बाद मुझे आई दिख रहा है, तो ये आई कैप होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं आई क्रॉस के बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर आई के बाद के आता ही नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। आई क्रॉस के, आई के बाद तो जे आता है, देखो ये आई है और ये के है, तो आई के बाद तो जे आता है, फिर के आता है, तो अगर कोई चीज बीच में आएगी तो हम उसको माइनस के साथ लिख देंगे। बस मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक और एग्जांपल, अगर मैं बोलूं के क्रॉस जे बताओ, तो सर के बाद आई रिपीट होता है, क्योंकि हम आई जे के कर रहे हैं, है ना। देखो के बाद आई रिपीट हो रहा है, देखो ये के था, मैंने कहा हाँ, के बाद तो आई आ रहा है, हाँ सर, के बाद मतलब आगे आगे, तो के बाद तो आई आ रहा है, मैंने कहा हाँ, लेकिन सर आप तो जे बोल रहे हो, जे तो ये रहा, तो के और जे के बीच में क्या आ रहा है, आई, तो हम बोल देंगे ये हो जाएगा माइनस आई। के क्रॉस जे कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप। इस तरीके की ट्रिक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। देखिए अब थोड़ा सा एक चीज बतानी थी मुझे कि सर इफ थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो है, मतलब कि दोनों वेक्टर्स आर पैरेलल, तो क्या होगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं बोलूं ए वेक्टर है और इसका क्रॉस ए वेक्टर के साथ ही निकालो, तो दोनों वेक्टर सेम है, इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम मैग्नीट्यूड होगा। बट हमें डायरेक्शन से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। तो ए क्रॉस ए मतलब खुद का खुद के साथ क्रॉस कर रहे हैं, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। और याद रखना, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं मतलब उनके बीच का थीटा जीरो है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप डायरेक्ट बोल दो जीरो। कैसे सर, देखो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू दूसरे वाले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन, और ये एंगल हो जाएगा 90, साइन 90, और थीटा कितना है, जीरो।
ठीक है, सॉरी साइन थीटा, और थीटा कितना है 0, तो साइन 0 डिग्री, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी और 0 इंटू एनीथिंग कंप्लीटली 0 हो जाएगा। जैसे जैसे कि अगर आपको ये चीज समझ आई तो आप ऐसे समझो, अगर मैं बोलूं सर आई क्रॉस आई कितना होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब सर क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पे ही है तो उनके बीच का एंगल 0 होगा, तो साइन 0 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा 0, ऐसे ही के क्रॉस के कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस 0 होता है, लेकिन उनका डॉट 0 नहीं होता, उनका डॉट 0 नहीं होता। तो मैं लिख देता हूं, इफ टू vectors are parallel, then their cross product will be 0। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मेरे भाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना नोट कर लो। तो अब मैंने आई होप आपका बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दिया होगा। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की, कि यार क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करें। तो समझना, कैलकुलेशन समझो। अगर मैं आपको बोल दूं लेट सपोज ए वेक्टर है 2i कैप प्लस का 3j कैप, और मैं बोल दूं बी वेक्टर है 4i कैप प्लस का 6j कैप, ठीक है, मैंने बोला ए क्रॉस बी बताओ। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बेसिक फंडामेंटल तरीका, मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व करो, ठीक है, और इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, और दूसरा तरीका होता है डिटर्मिनेंट वाला तरीका। लेकिन अब है क्या, अगर मैं डिटर्मिनेंट को पढ़ाने लगा जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, तो भाई उसमें लग जाएंगे बढ़िया खासे टाइम, ठीक है, कम से कम 1 घंटा तो डिटर्मिनेंट में ही लग जाएगा, 1 घंटा भी नहीं तो 40-45 मिनट निकल जाएंगे। तो मैं वो तरीका स्किप कर रहा हूँ, हमें एक तरीका सीखना है और वो सीख के भी हमारा सारा काम हो जाएगा। तो हम उसी तरीके को सीखेंगे कि सर कैलकुलेशन कैसे करें क्रॉस प्रोडक्ट की फंडामेंटली। मैंने कहा समझो, अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूं कि यार आप मुझे बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसको करने का तरीका क्या है, आप ए वेक्टर को लिखो दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसका क्रॉस कर दो बी वेक्टर के साथ दैट इज 4i कैप प्लस का 6j कैप के साथ। आप करो क्या, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते थे ना वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 को पहले करो 3, 2 को पहले करो 4 के साथ, तो 2 4 जा 8, और आई है ना तो आप लिख दो आई क्रॉस आई, ठीक है। फिर 2 को कर दो 6 के साथ, तो 2 इंटू 6, ठीक है, प्लस में 2 को 6 के साथ करोगे तो 12 आ जाएगा, और ये आई है ये जे है, यानी कि आई क्रॉस जे, प्लस प्लस था तो प्लस, 3 को 4 के साथ करो तो 3 4 जा हो जाएगा 12, 12, ठीक है, 12 और 3 देखो 3 4 जा 12, जे क्रॉस आई। सर जे क्रॉस आई क्यों आया, क्योंकि 3 के बगल में जे था, 4 के बगल में आई था, मैंने कहा। और फिर 3 को 6 के साथ कर दो तो 3 6 जा होता है 18, प्लस का 18, और जे क्रॉस जे। अब मैंने आपको बताया अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, सॉरी उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो उस वाले हिसाब से आप बोल दो कि सर ये वाली चीज खत्म हो गई क्योंकि ये 0 आ जाएगा, और ये वाली चीज खत्म हो गई क्योंकि ये भी 0 आ जाएगा। मैंने कहा क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है। क्यों, देखो जे कैप दोनों जे कैप मतलब वाई एक्सिस पे दोनों एक्स एक्सिस पे। मैंने कहा हाँ, तो जैसे ही आपने ये चीज किया तो आप डायरेक्ट बोलो 12। सर आई क्रॉस जे कितना होता था, सर मैं भूल गया, अरे यार डायरेक्ट लिख ले आई जे के, तो आई क्रॉस जे तो के होता था क्योंकि आई जे के बाद के आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा के कैप प्लस 12 अपनी जगह, 12 अपनी जगह। जे क्रॉस आई कितना होता था, सर जे के बाद तो के आते हैं, आप तो जे के बाद आई बोल रहे हो, तो के क्या आ रहा है बीच में आ रहा है, तो माइनस के लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो ये हो गया हमारे पास 12 के कैप, और इस माइनस को बाहर ले लो तो माइनस का 12 के कैप। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ गया मेरे भाई 0। ठीक है, चेक कर लेना कुछ कैलकुलेशन एरर ना हुई हो। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। किस तरीके से निकालते हैं हम लोग अपना क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन यहीं पे करा देता हूं। अगर मैं ए वेक्टर बोल दूं, ठीक है, 4i कैप प्लस 7j कैप, बी वेक्टर बोल दूं 8i कैप प्लस लेट सपोज 2j कैप। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा है ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे ए क्रॉस बी निकालने के लिए, सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो,
4i कैप, यहाँ थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, यहाँ करता हूँ 4i कैप प्लस 7j कैप को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, यानी कि क्रॉस कर दो किसके साथ, 8i कैप प्लस का 2j कैप के साथ। ठीक है, अब तो आप खुद भी कर सकते हो। कैसे सर, पहले मैं 4 को 8 से करूंगा, फिर मैं 4 को 2 से करूंगा, और फिर मैं 7 को 8 से करूंगा, और फिर मैं 7 को 2 से करूंगा। मैंने कहा बस समझ गया तुम। तो 4 8 जा 32, तो 32 आई क्रॉस आई हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस, और मुझे पता है कि सर आई क्रॉस आई तो 0 ही हो जाएगा फाइनली, तो ये चीज मैं लिख भी क्यों रहा हूँ, ये तो मुझे लिखना भी नहीं चाहिए। देखो 4 8 जा 32, लेकिन आई क्रॉस आई से 0, तो उसे भूल जाओ। 4 को 2 से करो तो 4 2 जा हो जाएगा 8, और यहाँ आई कैप है, यहाँ जे कैप है, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे कितना होता है के कैप, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी डायरेक्ट सीखो। प्लस 7 को 8 से करो तो 7 8 जा 56, 56 क्या है सर, जे क्रॉस आई, तो सर जे के बाद तो आई नहीं आता, जे के बाद तो के आता है, तो यहाँ माइनस के कैप आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाँ। और फिर सर 7 2 जा 14, लेकिन जे क्रॉस जे होगा, और जे क्रॉस जे तो 0 होता है, तो वो लिखो ही मत। तो ये आ गया हमारे पास 8 के कैप माइनस का 56, माइनस का 56 के कैप। तो 56 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं 46 आएगा, और 2 ऐड कर दूं 48, तो ये -48 के कैप इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया ए क्रॉस बी, नोट कर लो। अगर इसी सवाल में ए क्रॉस बी तो आपने निकाल लिया, मैं बोल दूं कि ये तो पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट बताओ बी क्रॉस ए कितना होगा, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, आप इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना। मैंने आपको रिलेशन बताया था ना कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, तो यहां पे भी आप वही कर दो कि सर ए क्रॉस बी आया -48 के कैप, -48 के कैप, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस बी जो भी आया उसके आगे एक माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस प्लस 48 जे कैप हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर ए क्रॉस बी प्लस में है तो बी क्रॉस ए माइनस में होगा, अगर ए क्रॉस बी माइनस में है तो बी क्रॉस ए प्लस में होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो आप इसको वेरीफाई भी कर लो, और मैं एक बार आपको वेरीफाई करके दिखा भी दूं। तो मैं ये वाली साइड मिटा के एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। कैसे सर, देखो इस तरीके से क्या करना है, क्या करना है, एक बार जल्दी से मिटा लूं फिर बताता हूँ। देखो बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए के लिए सबसे पहले बी वेक्टर लिखो 8i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, अभी मैं निकाल रहा हूँ बी क्रॉस ए, तो कैसे निकाल रहा हूँ, पहले मैं बी वेक्टर लिखूंगा, फिर उसका क्रॉस कर दूंगा मेरे भाई ए वेक्टर के साथ 4i कैप प्लस का 7j कैप के साथ। जैसे ही आपने ये चीज किया तब आप इसको सॉल्व कर लो। 8 को 4 से करो 32, लेकिन आई क्रॉस आई से खत्म हो जाएगा मामला। 8 को 7 से करो 56, ठीक है, और आई क्रॉस जे हो जाता है के कैप प्लस 2 को 4 से करो तो 2 4 जा 8, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के कैप होता है, तो आप माइनस को बाहर लिख लो और के कैप लिख लो। ठीक है, और फिर 2 को 7 से करो 2 7 जा 14, लेकिन जे क्रॉस जे से वो चीज खत्म हो जाएगी। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 56 में से 8 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 48 के कैप। तो समझना, जब आपने ए क्रॉस बी निकाला तो -48 के कैप, और जब आपने बी क्रॉस ए निकाला तो +48 के कैप आ गया मेरे भाई। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपने क्रॉस कर लिया, बस इतना क्रॉस काफी है, इससे ज्यादा बस हो गया, अब इतना काफी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। देखो हमारे पेपर में ना ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल है, ये बताओ। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल का कंसेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए, और वो कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप इसके सवाल कर ले जाओगे। बोले क्या कंसेप्ट होता है, मैंने कहा सर समझना। मान लेते हैं इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, एक वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर मैंने बोल दिया ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई जे कैप है प्लस ए जेड के कैप है, और बी वेक्टर है, 2 मिनट यार पहले देखूं शायद गेट खुला चुका है। हाँ, तो मैं बोल रहा था ए वेक्टर पता लग गया, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आप हेडिंग भी लिख सकते हो, हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, कि दो वेक्टर्स को देख के हम कैसे बोलें कि ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। तो मैंने कहा समझ,
एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो कंडीशन क्या है, अगर ए एक्स अपॉन में बी एक्स बराबर आ जाए ए वाई अपॉन में बी वाई के, और ये बराबर आ जाए ए जेड अपॉन में बी जेड के, और ये बराबर आ जाए किसी एन नामक इंटीजर के, ठीक है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट और मतलब आई कैप का कोफिशिएंट का रेशियो, जे कैप के कोफिशिएंट का रेशियो और के कैप का कोफिशिएंट का रेशियो, अगर ये तीनों चीजें बराबर किसी एन के आ जाए। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये एन पॉजिटिव आया और अगर ये एन नेगेटिव आया, अगर ये एन पॉजिटिव आया इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है। पैरेलल के लिए ऐसा साइन होता है। अगर एन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल है। अब एंटी पैरेलल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक एरो ऊपर खींच दो एक एरो नीचे खींच दो, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या है, एंटी पैरेलल। ये किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये होता है एंटी पैरेलल का। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे मैं इस पे एक आध सवाल कराता हूँ, फिर इसको भी लीव करते हैं। एक सवाल भी मैं लिख के तो लाया था सवाल, 2 मिनट में जरा सवाल निकाल लूं, कहाँ पे लिखा था मैंने। जैसे देखो, ए वेक्टर बोल दूं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर है 6 8 10, 6 8 10 मतलब 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप, ये बी वेक्टर है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, 3/6 बराबर है सर 4/8, बराबर है सर 5/10, बराबर है सर 1/2 के, और 1/2 क्या है, n है, और ये क्या है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, क्या आपको इतनी बात क्लियर है, क्या आपको इतनी बात क्लियर है। 3/6 का रेशियो, 4/8 का रेशियो और 5/10 का रेशियो तीनों बराबर आ गए 1/2 के। अब क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है मेरे भाई, पैरेलल। एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज ए वेक्टर है 4i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है, बी वेक्टर है 12i कैप प्लस 18j कैप, ठीक है। अब बताओ क्या ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो आप क्या बोलोगे, सर आप ये बोलोगे कि यहाँ पे 4/12 का जो रेशियो है वो बराबर है 6/18 के रेशियो के, और ये बराबर है 1/3 के। क्योंकि ये रेशियो 1/3 के बराबर है तो इसका मतलब, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरीके के सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, और सवाल करवाता हूं उनके ऊपर, पहले आप इतना नोट कर लो। ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है आप इन्हें एक बार ट्राई करो और बताओ कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। जैसे पहला वाला सवाल देखो, तो अगर मैं बोलूं सर ये है 3/9, ये लिखा है 4/12, और ये लिखा है 5/15, तो सर ये सारा रेशियो -1/3 के बराबर है, क्योंकि ये सारा रेशियो नेगेटिव के बराबर आ रहा है, आपस में भी बराबर और एक नेगेटिव वैल्यू के बराबर है। तो नेगेटिव, अगर n की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, ए वेक्टर्स और बी वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, तो ये एंटी पैरेलल है। ये वाला सवाल क्या बोल रहा है, ये वाला सवाल बोल रहा है सर ये लिखा है 2/4, ये बराबर है 3/6 के, ये बराबर है -4/8 के, बराबर नहीं है। देखो ये चीज 1/2, ये भी चीज को काट के 1/2 आ रही है, ये भी चीज 1/2 नहीं आ रही है, -1/2 आ रही है। तो क्योंकि ये रेशियो ही आपस में बराबर नहीं है, ये दो तो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है ना, इस वाले के बराबर नहीं है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो ना ही ये पैरेलल है ना ही ये एंटी पैरेलल है, तो ये क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब ना पैरेलल ना एंटी पैरेलल। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो फाइनली हम बस इस चैप्टर के एंड पे आ गए, 2 लास्ट टॉपिक्स बचे, उनको खत्म करते ये चैप्टर निपटा दूंगा, ठीक है। बस आप देखते जाओ। जैसे हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इस पे जेईई मेंस में डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं कि यार डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ठीक है। जेईई मेंस और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट वालों को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो मैथ्स पढ़ते नहीं है, तो उनको ये पता भी नहीं होता डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, मैंने कहा समझ में है। जैसे समझो, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए,
ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। मैंने कहा हाँ सर ए वेक्टर आपको ये देता है, इतना क्लियर है? मैंने कहा वैसे ये हो गया सर हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस और ये हो गया हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक है, तो ए वेक्टर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ए वेक्टर मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देता हूँ कि ये हो गया सर हमारा ए वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर की खासियत क्या है कि ए वेक्टर का कुछ कंपोनेंट एक्स पे भी है जिसको मैंने ए एक्स बोल दिया, ए वेक्टर का कुछ कंपोनेंट वाई पे भी है जिसको मैं ए वाई बोल रहा हूँ, ए वेक्टर का कुछ कंपोनेंट जेड पे भी है जिसको मैं ए जेड बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अगर मैं बोल दूं ए वेक्टर ने, ठीक है थोड़ा इसको सही से बना लेता हूँ जेड एक्सिस को। अगर मैं बोल दूं ए वेक्टर ने, मैंने कहा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा। अगर मैं बोल दूं ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया गामा। ठीक है, क्या बोला मैंने? ए वेक्टर ने एक्स के साथ एंगल बनाया अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। तो एंगल मेड बाय ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस दैट इज अल्फा। मतलब वो एंगल जो ए ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया वो अल्फा है। एंगल मेड बाय ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? बीटा। एंगल मेड बाय ए ऑन जेड एक्सिस क्या हो जाएगा सर? गामा। ठीक है, ए वेक्टर ने एक्स के साथ एंगल बनाया अल्फा, ए वेक्टर ने वाई के साथ एंगल बनाया बीटा, ए वेक्टर ने जेड के साथ एंगल बना दिया मेरे भाई गामा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देना। इसको मैं सोचता हूँ ना जेड एक्सिस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना बड़ा जेड एक्सिस काफी है। तो अगर मैं बोलूं क्या कि कंपोनेंट क्या होगा, क्या बोल रहा हूं सर गौर से समझना, कंपोनेंट क्या होगा ए वेक्टर का, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप क्या बोलोगे सर? ए वेक्टर ना एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा? तो आप बोलोगे ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा ए कॉस अल्फा, है ना? ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा ए कॉस अल्फा। कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने आपको सिखाया था कि एक्स एक्सिस के तरफ थीटा है तो थीटा के साथ हमेशा कॉस थीटा आता है। तो यहाँ अल्फा था तो अल्फा के साथ आ गया कॉस अल्फा। तो ए का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो गया ए कॉस अल्फा। ठीक है, अगर मैं बोलूं सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे वाई एक्सिस के साथ हो जाएगा ए कॉस, देखो वाई एक्सिस के साथ हो जाएगा ए कॉस बीटा क्योंकि वाई एक्सिस के साथ एंगल बना है बीटा। और जेड एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा? जेड एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा? तो जेड के साथ एंगल गामा बना है तो आप बोल दोगे ए कॉस गामा। मतलब ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया अल्फा, ए वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया बीटा, ए वेक्टर ने जेड एक्सिस के साथ एंगल बना दिया मेरे भाई गामा। आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर है तो मुझे इतना पता है कि सर ए वेक्टर का एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट था उसको आपने ए एक्स बोल रखा था तो ये बराबर हो जाएगा ए एक्स के। ए वेक्टर का वाई एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है जो ए कॉस बीटा है ये ए वाई के बराबर आ जाएगा। और सिमिलरली ए का जेड एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है वो ए जेड के बराबर आ जाएगा। ये चीज अगर आप क्लियर कर रहे हो तो मैं आपसे ये चीज कह सकता हूं, मैंने कहा क्या कह सकता हूं, यहाँ पे बता देता हूं कि कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस अल्फा ये हो जाएगा सर ए एक्स अपॉन में ए के। कॉस बीटा क्या हो जाएगा? कॉस बीटा हो जाएगा ए वाई अपॉन में ए के। और कॉस गामा क्या हो जाएगा? कॉस गामा हो जाएगा ए जेड अपॉन में ए के। एक बार दोबारा समझो, दोबारा समझो। क्या ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया था अल्फा, ए वेक्टर ने वाई के साथ एंगल बनाया बीटा, ए ने जेड के साथ एंगल बनाया गामा। तो ए का कंपोनेंट एक्स के साथ हो गया ए कॉस अल्फा जिसको मैंने बोल दिया ए कॉस अल्फा। ए ने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया था बीटा तो उसका कंपोनेंट हो गया वाई के अलोंग ए कॉस बीटा। और ए का जेड एक्सिस के अलोंग जो बेसिकली कंपोनेंट होगा उसको मैं बोल रहा हूँ ए कॉस गामा। तो जो ए कॉस अल्फा है वो ए एक्स है, ए कॉस बीटा को मैं ए वाई बोल दे रहा हूँ, ए कॉस गामा को ए जेड बोल रहा हूँ। ए कॉस अल्फा क्या है? ए का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के साथ बनाया है तो उसको मैंने ए एक्स बोल दिया, इसको मैंने ए वाई बोल दिया, इसको मैंने ए जेड बोल दिया। तो यहाँ से कॉस अल्फा कितना आ गया? ए एक्स अपॉन में ए। कॉस बीटा कितना आ गया? ए वाई अपॉन में ए। कॉस गामा कितना आ गया? ए जेड अपॉन में ए। और इन्हीं तीन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला, एक ये वाला, यही हमारी डायरेक्शन कोसाइन है। तो यही हमारे बेसिकली क्या हो जाते हैं मेरे भाई? डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लो। तो अब देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन पे सवाल कैसे पूछते हैं। ठीक है, देखिए सवाल कुछ इस प्रकार से पूछेगा। वो आपको एक वेक्टर दे देगा, लेट सपोज ए वेक्टर। वो बोलेगा ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का
4k है, और वो बोलेगा फाइंड फाइंड डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की इंफॉर्मेशन देने के बाद बोलेगा ए वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो आप कैसे बताओगे? आप सिंपल चलोगे क्या कि सर सबसे पहले मुझे पता है डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। आपने सिखाया कॉस अल्फा होता है ए एक्स अपॉन में ए। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर ने एक्स के साथ एंगल बनाया अल्फा, ए वेक्टर ने वाई के साथ एंगल बनाया बीटा, ए वेक्टर ने जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया गामा। तो कॉस अल्फा हो गया ए एक्स अपॉन में ए, कॉस बीटा हो गया ए वाई अपॉन में ए, कॉस गामा हो गया ए जेड अपॉन में ए। ठीक है, ये चीज मैंने अभी आपको सिखाई। बट सब में आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको ये बात समझ आ रही है कि ए निकालना है। ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले मैं वही निकाल लेता हूँ, यहाँ पे निकाल देता हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, और इसका कर दूंगा मैं अंडर रूट। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 4 29, तो रूट 29 आ गया। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया रूट 29। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? ए एक्स, ए का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस पे है। तो ए वेक्टर ये रहा, तो ये रहा वो कंपोनेंट 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 29। ए वाई क्या होगा? ए का वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस पे है, तो वेक्टर में देखो वाई एक्सिस पे 3 है, तो 3 अपॉन में रूट 29। ए का वो कंपोनेंट जो जेड एक्सिस पे है, तो जेड एक्सिस पे सर 4 है, तो 4 अपॉन में रूट 29। इस प्रकार से सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या? एक रिलेशन होता है, इसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, क्या कि सर सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर होता है 1 के। मतलब तीनों डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनके स्क्वायर्स का सम 1 के बराबर होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको एक दूसरा रिलेशन भी पता होगा कि तीनों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये 2 के बराबर होता है। बोले ये कैसे होता है? प्रूव कर दो। मैंने कहा देख, कॉस स्क्वायर अल्फा पता है? मैंने कहा हाँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। मैंने कहा बहुत शानदार। इसको लिख लो कॉस गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। स्क्वायर गामा बराबर में कितना आ गया मेरे भाई? बराबर में कितना आ गया? 1। ठीक है, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, और बराबर में 1 चल रहा था, वो तो है ही। तो 1 1 1 3 हो गया, और 3 में से 1 उधर भेज दो तो 2 हो जाएगा। तो यहां से समझ में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा बराबर में 1 के, वो सॉरी 2 के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज द बेसिकली रिजल्ट जो आप थोड़ा सा लर्न कर लेना। ठीक है, ये रिजल्ट है। अब ये जो मैंने डेरिवेशन किया है इसको आप स्किप कर दो, ये बिल्कुल काम की नहीं है। ये डेरिवेशन बिल्कुल भी काम की नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ आप एटलीस्ट इनको तो दिमाग में रखना। ठीक है, एक और सवाल कराते हैं, फिर इस टॉपिक से भी छुट्टी मिल जाएगी। बोले क्या सवाल कराते हैं? मैंने कहा देख, थोड़ा सा इसको मैं एक सवाल अगर मैं ऐसे दे दूं क्या कि सर थीटा मैं बोल दूं दैट इज, क्या बोल रहा हूं मैं, एक वेक्टर है पी वेक्टर दैट इज 3 i कैप, या ए वेक्टर ही नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दो। ठीक है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। मैंने बोला इसके डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो आप बोलोगे सबसे पहले सर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 का अंडर रूट। तो सर ये कितना हो जाएगा? सर 16 9 25 25 25 50 50 5 50 5, हाँ दैट इज 5 रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 रूट 2 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ये आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहां से बोलूं मेरे भाई कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा क्या होता है? दैट इज कॉस अल्फा ए, मैं लिख के ही बता देता हूँ, ए एक्स अपॉन में ए का कंपोनेंट एक्स पे कितना है? 3 अपॉन में 5 रूट 2। ऐसे ही कॉस बीटा क्या हो जाएगा और कॉस गामा क्या हो जाएगा? एक बार आप चलो वीडियो स्टॉप करके खुद लिखो। लिख लिया? अब देखो कॉस बीटा क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 5 रूट 2, और कॉस गामा क्या हो जाएगा? कॉस गामा हो जाएगा 5 अपॉन में 5 रूट 2। ठीक है, 5 अपॉन में 5 रूट 2। तो फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में रूट 2, 1 अपॉन में रूट 2। इसी में एक सवाल ये पूछ लेगा, सेकंड पार्ट हो गया कि ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे कितना है। तो हमें पता है
ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे है सर 3i कैप, तो इसको आप लिख लो 3i कैप। ऐसे ही ए वेक्टर का कंपोनेंट अगर मैं बोलूं वाई एक्सिस पे कितना होगा, तो आप बोल दोगे बेसिकली 4j कैप। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे वाई एक्सिस पे 4j कैप है सर। जे कैप क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ। जे कैप मतलब वाई एक्सिस पे, 4 मतलब कंपोनेंट, तो कंपोनेंट वाई एक्सिस पे कितना है, दैट इज 4j कैप। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। और इसमें थर्ड पार्ट अगर मैं बोलूं कंपोनेंट जेड एक्सिस पे कितना होगा, तो जेड एक्सिस पे इसका कंपोनेंट हो जाएगा 5k कैप। अब मजा तो आएगा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या है जरा गौर से देखना। थर्ड पार्ट क्या है जरा गौर से देखना, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, अगर मैं इस सवाल में पूछूं, मैंने कहा क्या पूछूं, इस सवाल में अगर मैं पूछूं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स वाई प्लेन बताओ, तो आप बोलोगे एक्स वाई प्लेन पे कितना कंपोनेंट है, तो सर एक्स वाई प्लेन पे हो जाएगा ये एक्स और ये वाई का कंपोनेंट, तो 3i का प्लस 4j का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बच्चे कर देते हैं मिस्टेक। अगर मैं बोलूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई जेड प्लेन बताओ कितना हो जाएगा, वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन आप क्या बोलोगे, वाई जेड ना, तो ये वाई है ये जेड रहा, तो वाई प्लस जेड 4i का प्लस 4j का प्लस 5k का। ये थर्ड वाला पार्ट आपका होमवर्क है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग, ठीक है, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। ये उम्मीद है आप खुद ट्राई कर लोगे, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब बचता है एक आखिरी टॉपिक, उसको निपटा के पूरा चैप्टर स्वाहा। तो बेसिकली यार आई होप आज के लिए इतना काफी होगा, ठीक है। इतना जो मैंने आपको करा दिया है इसको आप कर लेना, इतना सफिशिएंट रहेगा। वो जो एक टॉपिक हमारा बचा है हम एक काम करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी तक जो चल रहा था वो इसका पार्ट था, लेकिन फिर भी उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाता। इसमें पढ़ाया जाता है वेक्टर्स एंड कैलकुलस से रिलेटेड बातें। तो ये चैप्टर अलग नाम से पढ़ाया जाता है जेई वगैरह में और नीट वगैरह में, वेक्टर्स एंड कैलकुलस। अब असली वाला मोशन इन स्ट्रेट लाइन कल से स्टार्ट होगा। कल हम लोग देखेंगे रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत मजा आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे यूज करते हैं, ग्राफ से कैसे खेलते हैं, वो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा भी आएगा, ठीक है, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है, बाय।